नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं जीके जीएस के अंतर्गत इतिहास विषय का चैप्टर 3 सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके अंतर्गत हम जो टॉपिक कवर करेंगे तो वो इस प्रकार से होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास, इसके ठीक आगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उसके बारे में जानेंगे हम। इसके ठीक आगे जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए प्रमुख स्थल और उत्खनन करता है उनके बारे में, और जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो नगर नियोजन जो प्रणाली थी उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके अंतर्गत जो नगर हैं, जैसे जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथड़ है और चनोदड़ो, इनसे जुड़े हुए जो कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पढ़ेंगे जो प्रमुख जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में, फिर इसके ठीक आगे हम पढ़ेंगे जो इनसे जुड़े हुए जो कुछ प्रमुख बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उनके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो पहला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो क्या है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है, तथा इसका जो विस्तार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो अगर पॉइंट पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है किस प्रकार का है, तो वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट पॉइंट से देखेंगे सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज थी वो कब की गई थी, 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक क्या है, सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी हैं वो क्या कहलाते हैं, द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो कैसे थे, द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट देखेंगे सर जॉन मार्शल कौन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक। कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय के जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो तत्कालीन महानिदेशक थे कौन थे, सर जॉन मार्शल। उन्होंने सन 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की है। तो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो कब की गई, 1924 ईस्वी में। जो सर जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक, उन्होंने सन 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक जो एक उन्नत नगरीय सभ्यता जो थी उसके पाए जाने की एक विधिवत घोषणा की है, किन्होंने, सर जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी, जो सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सैंधव सभ्यता से प्राप्त जो परिपक्व अवस्था वाले स्थानों में या स्थलों में से केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी। वो कौन कौन है, वो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। तो जो सैंधव सभ्यता से जो प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले जो स्थल थे उनमें से केवल जो 6 थे उनको ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन प्रमुख हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात जो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल हैं वो कहाँ खोजे गए हैं, वो खोजे गए हैं गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कहाँ है, वो है मोहनजोदड़ो। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है, तो वो है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देखेंगे जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन सा है, राखीगढ़ी घग्गर नदी के पास में जो है वो है, जो हरियाणा के जो जींद जिला है वहाँ स्थित है। इसकी खोज सन 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है, वो है मोहनजोदड़ो। लेकिन जो जबकि भारत में जो इसका सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है, वो है राखीगढ़ी जो घग्गर नदी के पास में है। इसकी खोज जो है वो सूरज भान ने की थी सन 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट से देखेंगे लोथल एवं जो सुतकोटता है वो सिंधु सभ्यता का क्या थे, बंदरगाह थे। तो जो लोथल और सुतकोटता है वो क्या है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। नेक्स्ट देखेंगे जो सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए जो जुते हुए खेत होते थे और जो नक्काशीदार ईंट थी उनके प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए जो जुते हुए खेत हैं और नक्काशीदार ईंटों के जो प्रयोग का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो हुआ है कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्नानागार है संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित जो स्नान कुंड है उसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो 11.88 मीटर लंबा तथा
7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो सबसे बड़ा स्नानागार है, या फिर इस प्रकार पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत है तो वो क्या है, तो वो है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। अगर इसके लंबाई चौड़ाई के बारे में पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्नान कुंड है उसकी लंबाई कितनी है, तो वो है 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा। नेक्स्ट देखेंगे, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो जो सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए जो अग्निकुंड हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो हुए हैं लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति भी मिली है। तो जो एक सील पर 3 मुख वाले जो देवता हैं पशुपतिनाथ, उनकी मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक जो सील होती थी, मोहर होती, तो उस पर 3 मुख वाले पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर क्या है, हाथी, गैंडा, चीता और एवं भैंसा विराजमान है। तो अगर पूछा जाए कि पशुपतिनाथ की मूर्ति के बगल में कौन कौन सी चीज़ें विराजमान है, तो उनके चारों ओर हाथी, घेड़ा, चीता और भैंसा विराजमान है। और अगर पूछा जाए इस प्रकार से कि पशुपतिनाथ जो 3 मुख वाले देवता हैं उनकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो हुई है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। तो क्या है, जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। तो इसका क्वेश्चन भी पूछते हैं इस प्रकार से कि जो नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है सिंधु सभ्यता की, तो वही है मोहनजोदड़ो नामक स्थल से। नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सरंगी पशु का अंकन भी मिलता है। यहाँ से जो एक प्राप्त आयताकार मोहर है उसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी दिखाया गया है। तो क्या है, जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति भी मिली हुई है। और नेक्स्ट जो हड़प्पा नामक स्थल है वहाँ की जो मोहर है, उधर से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उस पर क्या है, सबसे अधिक एक सरंगी पशु जो है उसका अंकन मिलता है। तो कभी पूछ लिया जाए कि कहाँ की मोहरों पर सरंगी पशु का अंकन मिलता है, तो वो मिलता है कहाँ पर, हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक सरंगी पशु का अंकन मिलता है। जिसके जहाँ से जो एक प्राप्त आयताकार मोहर है उसमें क्या दिखाया गया है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे, मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए जो प्रमुख स्थल हैं उनमें से किस स्थल पर मनके बनाने के कारखाने के अवशेष मिले हैं, तो वो मिले हैं लोथल एवं चन्हूदड़ो से। नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे, सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि की अगर पूछा जाए लिपि के बारे में, तो आप क्या बोलेंगे कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है, तो वो है भावचित्रात्मक। और इस लिपि के बारे में अगर पूछा जाए तो वो कैसे लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, इस क्रम में लिखी जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति क्या लिखते हैं, दाईं से बाईं ओर, तथा दूसरी पंक्ति जो होती है वो बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसमें क्या था कि वो लिपि थी भावचित्रात्मक थी। इसमें जो पहली पंक्ति होती थी तो वो तो लिखते थे ये लोग दाएं से बाईं ओर, लेकिन जो अन्य पंक्ति होती थी उसके बाद तो वो बाईं से दाईं ओर लिखा करते थे। नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेखन कला की जो उचित प्रणाली है वो विकसित करने वाली जो पहली सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है, वो सुमेरिया की सभ्यता थी। तो लेखन कला की जो प्रणाली विकसित करने वाली जो पहली सभ्यता थी वो कौन सी थी, सुमेरिया की सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के ग्रिड पद्धति अपनाई। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो उन्होंने जो नगरों तथा घरों का जो विन्यास किया तो वो कौन पद्धति को अपनाकर किया था, तो वो किया था ग्रिड पद्धति को अपनाकर किया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता के लोग जो अपने नगर तथा घरों का जो विन्यास करते थे तो वो किस पद्धति को अपनाकर करते थे ग्रिड पद्धति को अपनाकर। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए जो घर थे तो उनके जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती थी वो सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुला करती थी। क्या था कि सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए जो प्रमुख घर थे या स्थलों के जो घर थे और उनके दरवाजे और खिड़कियाँ क्या होती थी, सड़क की ओर ना खुल करके कहाँ खुलती थी, पीछे की ओर खुला करती थी। इस प्रकार का आप देख पा रहे होंगे चित्र की सहायता से। केवल लोथल नगर ही ऐसा था जहाँ घरों के दरवाजे जो थे मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। जैसा कि आमतौर पर जो हमारे वर्तमान में हमारे इधर क्या होता है कि जो हमारे घर के दरवाजे होते हैं वो कहाँ खुलते हैं, सड़क की ओर खुलते हैं। लेकिन पिछले जो सिंधु सब घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो प्रमुख स्थल थे उनमें क्या था, सिर्फ लोथल नगर को ही छोड़ के जो प्रमुख नगर थे सब उनमें घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ जो थी सड़क की ओर ना खोल करके पीछे की ओर खुला करती थी। केवल लोथल नगर के दरवाजे जो हैं मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे।
अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसल के बारे में, तो वो क्या थी? वो थी गेहूँ और जौ। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य फसल है वो कौन कौन सी हैं, तो वो है क्या? गेहूँ और जौ। नेक्स्ट देखेंगे, सेंधववासी जो है मिठास के लिए शहद का उपयोग किया करते थे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंधववासी हैं जो मिठास के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे या प्रयोग करते थे, तो वो क्या है? शहद। नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे, मिट्टी से बने हुए जो हल हैं उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनमाली से मिला है। तो मिट्टी से बने हुए जो हल के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? बनमाली से मिले हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य भी मिले हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो स्थल हैं रंगपुर एवं लोथल, यहाँ से चावल के दाने के साक्ष्य भी मिले हुए हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण भी प्राप्त होता है। तो क्या है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो लोग थे वो उनके मुख्य फसल गेहूँ और जो होने के साथ साथ क्या प्रमाण मिलता है? रंगपुर एवं लोथल जो स्थल थे जो उधर से चावल के दाने के साक्ष्य भी मिले हुए हैं, जिनसे ये प्रमाणित होता है कि धान की खेती भी यहाँ के लोग किया करते थे। चावल के जो प्रथम साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, सुतकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, तौल की जो इकाई है संभवतः 16 के अनुपात में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में क्या था? जो तौल की इकाई थी वो क्या थी? 16 के अनुपात में संभवतः थी। नेक्स्ट देखेंगे, सैंधव सभ्यता के जो लोग थे यातायात के लिए 2 पहियों 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग भी किया करते थे। तो सैंधव सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे? अगर उनको कहीं आवागमन करना होता था या आना जाना होता था तो क्या था कि 2 पहियों वाली या 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का या भैंस गाड़ी का उपयोग किया करते थे। नेक्स्ट देखेंगे, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित जो मेलुहा शब्द है इसका अभिप्राय क्या है? सिंधु सभ्यता से ही है। तो अगर पूछ लिया जाए कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित जो मेलुहा शब्द है उसका अभिप्राय किस सभ्यता से है, तो वो किस सभ्यता से? सिंधु घाटी सभ्यता से है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का जो शासन है वो बड़े वर्ग के हाथों में था। तो क्या है? जो हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था वो किसके हाथों में था? वो बड़े वर्ग के हाथों में था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, पिग्गट ने जो पिग्गट थे उन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा है। तो अगर पूछा जाए कि किस महान लेखक ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, तो वो कौन है? वो है पिग्गट। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। तो अगर पूछ ले जाए कि किस सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे, तो वो कौन थे? सिंधु सभ्यता के लोग थे जो धरती को उर्वरता की देवी मानकर के पूजा किया करते थे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के जो साक्ष्य हैं वो भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। तो क्या है? जो वृक्ष पूजा भी किया करते थे और शिव पूजा में भी जो उपासना है उसका प्रचलन के जो साक्ष्य हैं वो किस सभ्यता से मिलते हैं? वो मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट देखेंगे, जो स्वास्तिक चिन्ह होता है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। तो जो स्वास्तिक चिन्ह होता है उस बुक किसकी देन है? संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। नेक्स्ट देखेंगे, इस चिन्ह से क्या अनुमान लगाया गया है? कि सूर्य उपासना का अनुमान लगाया गया है। जो स्वास्तिक चिन्ह है वो किस सभ्यता की देन है? वो है हड़प्पा सभ्यता की देन। लेकिन जो इस चिन्ह से क्या अनुमान लगाते हैं सभी लोग कि है इससे सूर्य उपासना का अनुमान भी लगाया जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, सिंधु घाटी के जो नगर थे उनमें से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो जो सिंधु घाटी के जो नगर हैं उनमें से किसी भी नगर में किसी भी मंदिर के अवशेष प्राप्त अभी तक नहीं हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु सभ्यता में मातर देवी की उपासना भी सर्वाधिक प्रचलित मानी जाती है। तो क्या है कि मातर देवी का अगर पूछा जाए कि मातर देवी की उपासना जो है किस सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी, तो क्या थी? वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में मातर देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित मानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, पशुओं में कुंवड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। तो अगर पूछा जाए कि जो पशुओं में जो कुंवड़ वाला सांड होता है वह किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है, तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ माना जाता है पशुओं में कुंवड़ वाला सांड। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, स्त्री की जो मृड मूर्तियाँ थी या मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान भी लगाया जाता है कि सैंधव समाज क्या था? मात्र सत्तात्मक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है कि जो इस तरह की जो मृड मूर्तियाँ हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ जो मिलने से यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि सैंधव समाज जो था वो क्या था? मात्र सत्तात्मक समाज भी था। नेक्स्ट अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, सैंधववासी
सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग किया करते थे। तो सिंधुवासी जो हैं वो पहनने में क्या करते थे, सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग भी किया करते थे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी क्या करते थे, मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पांसा खेलना आदि साधनों का प्रयोग किया करते थे। तो जो सिंधुवासी जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो लोग थे सिंधुवासी, वो मनोरंजन के लिए क्या करते थे, मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, और जो पशु पक्षी आपस में होते थे उनको लड़ाया करते थे। और मनोरंजन के अन्य साधन के रूप में चौपड़ और जो पांसा खेलना होता है उसका साधनों का प्रयोग भी किया करते थे। नेक्स्ट देखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए जो लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे, काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो तलवार से परिचित नहीं थे, हथियार धारदार जो हथियार होते थे उनसे परिचित नहीं थे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। कालीबंगन एक मात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ एकमात्र स्थल कालीबंगन ही ऐसा एक हड़प्पा कालीन एकमात्र स्थल था जिसका जो निचला शहर था वो सामान्य लोगों के रहने के लिए किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अगर अर्थ है क्या है, काली चूड़ियाँ। यहीं से जो पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत के जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण भी मिलते हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार से बनेगा कि कालीबंगन का अर्थ है जो वो क्या है, इस प्रकार से पूछ लेते हैं। तो क्या है वो, काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति जो है वो सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। तो क्या है, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो पर्दा प्रथा में विश्वास करते थे एवं वेश्यावृत्ति जो थी वो सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। तो क्या था कि शवों को गाड़ा भी जाता था, जलाया भी जाता था। इस प्रकार से दोनों प्रथाएं प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। हड़प्पा में क्या था लेकिन कि जो हड़प्पा नामक स्थल है उसमें शवों को दफनाने, जबकि जो मोहनजोदड़ो नामक स्थल है वहाँ जलाने की प्रथा विद्यमान थी। तो माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो लोग थे वो शवों को जलाते भी थे और गाड़ते भी थे। लेकिन जो है ये दो प्रथाएं जो अलग अलग स्थानों पर चलती थी, जो अलग अलग नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए, उनमें से हड़प्पा नामक स्थल पर क्या होता था, शवों को दफनाया जाता था, जबकि जो मोहनजोदड़ो नामक स्थल है वहाँ पर शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। नेक्स्ट देखेंगे। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ भी मिली हुई हैं। तो क्या प्रमाण मिलता है, कहीं कहीं जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो प्रमुख स्थल हैं लोथल एवं कालीबंगा, वहाँ पर किस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं कि युग्म समाधियाँ भी मिलती हैं, जहाँ पर जोड़े के साथ में समाधियाँ दफनाई गई हैं या पति पत्नी को दफनाया गया है। तो इसमें लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ भी मिली हैं। तो अगर पूछा जाए कि मतलब किस सभ्यता के लोग शवों को जलाने में, दफनाने एवं जलाने की दोनों प्रथाएं माना करते थे, तो वो कौन सी सभ्यता थी, वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें क्या था कि अगर पूछा जाए कि किस सभ्यता के प्रमुख स्थलों से युग्म समाधियाँ भी मिली हैं, तो वो कौन सी सभ्यता है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके प्रमुख स्थलों से जैसे लोथल एवं कालीबंगा जो है उधर से युग्म समाधियाँ भी मिली हुई हैं। नेक्स्ट देखेंगे। सिंधु सभ्यता के विनाश का जो संभवतः सबसे प्रभावी कारण था वो क्या था, बाढ़ था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो विनाश का संभवतः जो कारण माना जाता है, प्रभावी कारण, वो क्या माना जाता है, बाढ़ को माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछें कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का संभवतः प्रभावी कारण क्या है, तो वो है बाढ़। नेक्स्ट देखेंगे। आग में पकी हुई जो मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं, टेराकोटा कहा जाता था। तो अगर पूछ ले जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था, तो कहा जाता था टेराकोटा कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख नदी हैं एवं उत्खननकर्ता जो हैं और उनके प्रमुख जो स्थल हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख स्थल है सबसे पहले हड़प्पा, यह किस नदी पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे। इसकी जो स्थिति है कहाँ बताई जाती है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले के पास में हड़प्पा नामक प्रमुख स्थल की स्थिति बताई जाती है। जो इसका प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है याद करने योग्य वो क्या है, वो है हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो वो की थी दयाराम साहनी ने, माधव स्वरूप वत्स ने एवं भीलर ने। तो इसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा नामक जो प्रमुख स्थल है उसकी खोज किसने की थी, तो वो की थी दयाराम साहनी ने और माधव स्वरूप वत्स ने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो यह जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ जो नगर था, और इसकी अगर स्थिति के बारे में बात की जाए तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है।
नेक्स्ट देखेंगे अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ, तो वो है मोहनजोदड़ो के जो उत्खननकर्ता कौन है, तो वो है राखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता हैं राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे चनहुदड़ो के बारे में। तो चनहुदड़ो जो प्रमुख स्थल है वो कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसकी जो स्थिति की बात करें अगर वर्तमान में, तो वो क्या है, सिंध प्रांत पाकिस्तान के जो नवाबशाह जिला था उधर स्थित था चनहुदड़ो नामक स्थल। इसके उत्खननकर्ता की बात की जाए अगर चनहुदड़ो नामक स्थल के, तो वो है N.G. मजूमदार। N.G. मजूमदार चनहुदड़ो नामक स्थल के प्रमुख उत्खननकर्ता हैं। आगे देखेंगे कालीबंगन जो प्रमुख स्थल है वो किधर है, घग्गर नदी के पास में बना हुआ है। और इसके जो उत्खननकर्ता हैं वो हैं अमलानंद घोष एवं बीबी लाल एवं B.K. थापर। नेक्स्ट देखेंगे जो इम्पोर्टेंट्स है इसमें और प्रमुख स्थल है वो है कोटदी जी। इसके जो प्रमुख उत्खननकर्ता हैं वो है फजल अहमद। आगे नेक्स्ट है रंगपुर नामक जो प्रमुख स्थल है, इसके जो उत्खननकर्ता हैं वो है रंगनाथ राव। नेक्स्ट जो प्रमुख स्थल है रोपड़, इम्पोर्टेंट प्रमुख स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है वो है रोपड़। यह सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, जो वर्तमान में पंजाब के रोपड़ जिले के आसपास पड़ता है। इसके जो उत्खननकर्ता हैं वो हैं यज्ञ दत्त शर्मा। तो रोपड़ नामक जो प्रमुख स्थल है उसके उत्खननकर्ता कौन है, यज्ञ दत्त शर्मा। नेक्स्ट देखेंगे लोथल के बारे में। तो लोथल के जो उत्खननकर्ता हैं वो कौन कौन है, वो रंगनाथ राव। नेक्स्ट देखेंगे धौलावीरा के बारे में कि धौलावीरा नामक जो प्रमुख स्थल है वो उसके उत्खननकर्ता कौन है, तो वो हैं JP जोशी। JP जोशी इसके उत्खननकर्ता हैं। नेक्स्ट देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख उत्खननकर्ता हैं और जो प्रमुख स्थल हैं उसके उनके उत्खननकर्ता और उनसे जुड़े हुए जो कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रमुख, अगर बात करें इसकी खुदाई की, तो दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी इसकी खुदाई। हड़प्पा नामक जो प्रमुख स्थल है इसकी खुदाई कब की गई थी, सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई थी। हड़प्पा नामक जो प्रमुख स्थल है वो वर्तमान में रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि यहाँ से निम्नलिखित जो वस्तुएं मिली हुई है हड़प्पा नामक प्रमुख स्थल से वो कौन कौन सी हैं, श्रमिक जो आवास हैं, अन्नानागार जो है और लकड़ी का जो ताबूत है एवं जो RH-37 जो कब्रिस्तान है वो कहाँ से मिला हुआ है, वो मिला हुआ है हड़प्पा नामक प्रमुख स्थल से। इसमें से जुड़े हुए जो प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने योग्य हैं वो है हड़प्पा नामक प्रमुख स्थल के जो उत्खनन करता है वो दयाराम साहनी। इसकी खोज या खुदाई जो की गई थी वो की गई थी सन 1921 में। अगर वर्तमान स्थिति इसकी पूछा जाए तो पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट्स है प्रमुख स्थल है उसके बारे में देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था वो कब हुआ था, 1922 में। हड़प्पा नामक स्थल के एक वर्ष बाद इसकी खुदाई या इसका उत्खनन हुआ था। किसके नेतृत्व में किया गया था, राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में किया गया था। अगर बात करें इसकी वर्तमान स्थिति की, तो वर्तमान में जो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के तट पर स्थित पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। कभी कभी यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि मोहनजोदड़ो से आस्था है या अभिप्राय है, तो क्या है, मृतकों का टीला। इसमें जो इम्पोर्टेंट्स रिवीजन करने योग्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता का जो उत्खनन है कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। इसके जो उत्खनन करता है वो कौन है, राखालदास बनर्जी। वो वर्तमान स्थिति अगर पूछा जाए तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में यह अवस्थित है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो प्रमुख वस्तुएं हैं वो कौन कौन मिली हैं इसके बारे में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो पुरोहित आवास जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और विशाल अन्नागार जो है जिसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार, तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और घर में जो कुआं के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आदि शिव के बारे में एवं जो कांसे की बनी हुई जो नर्तकी की मूर्ति है वो कहाँ से मिली है, वो मिली है मोहनजोदड़ो से। और अगला जो पॉइंट्स है वो है सबसे चौड़ी सड़क के होने के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हुए हैं। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर पूछ ले जाएँ कि कांसे की बनी हुई जो नर्तकी की मूर्ति है वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली हुई है, तो वो है कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। विशाल अन्नागार एवं विशाल स्नानागार जो है वो कहाँ पाया गया है, तो वो पाया गया है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट्स है जो प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ उसके बारे में देखेंगे चनहुदड़ो। इसकी खुदाई जो है वो किसने की थी, गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में की गई थी। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में अवस्थित है। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर भी था। नेक्स्ट देखेंगे अगर बात करें
चनहुदड़ों से प्राप्त जो प्रमुख वस्तुएं मिली हुई हैं उनके बारे में, तो वो कौन कौन सी हैं तो देखेंगे। इधर से लिपस्टिक, शीशा और जो मनके की गुड़िया है उसके बारे में, और कुत्ते और बिल्ली के जो पैरों के निशान हैं उसके प्रमाण भी चनहुदड़ो नामक स्थल से मिले हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में देखेंगे, वो है रोपड़। इसकी अगर खुदाई की बात की जाए तो रोपड़ की जो प्रमुख स्थल खुदाई की थी वो की थी जगदत्त शर्मा के नेतृत्व में की गई थी। और वर्तमान में अगर स्थिति की बात करें कहाँ स्थित है रोपड़ नामक जो प्रमुख स्थल है, तो वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे रोपड़ नामक प्रमुख स्थल से जो प्रमुख वस्तुएं या प्रमुख जो साक्ष्य मिले हैं वो क्या है, तो यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का प्रमाण भी मिला है। तो अगर पूछ ले जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, तो वो है रोपड़ नामक प्रमुख स्थल। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण भी मिला हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे नवपाषाण काल में ऐसे ही शव बुढ़झोम में भी मिला था। तो जो नवपाषाण काल है उसमें भी जो कुत्ते के साथ मानव के साथ जो कुत्ते को दफनाया गया है ऐसे शव बुढ़झोम में भी मिले हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख स्थल लोथल के बारे में। तो लोथल सभ्यता का जो उत्खनन है वो किसने करवाया था, SR राव ने करवाया था। वर्तमान में अगर स्थिति की बात की जाए तो भगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे इंपोर्टेंट्स जो पॉइंट्स है यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं लोथल नामक स्थल से, तो वो है सिंधु सभ्यता का यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो अगर पूछा जाए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो वो है लोथल। नेक्स्ट इंपोर्टेंट्स पॉइंट्स जो है यहाँ के घरों के जो दरवाजे हैं सड़कों की ओर खुलते थे। तो क्या था यह इंपोर्टेंट्स पॉइंट्स है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल या नगर हैं उनमें से सिर्फ लोथल ही ऐसा नगर है जिसके दरवाजे जो घरों के दरवाजे और खिड़कियों के जो दरवाजे हैं वो सड़कों की ओर खुला करते हैं, जबकि अन्यथा जो और प्रमुख स्थल हैं उनके जो दरवाजे हैं या खिड़कियाँ जो हैं वो सड़क के पिछली ओर खुला करते थे। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता वो समाप्त होता है। तो ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए प्रमुख टॉपिक वाइज प्रमुख जो सब टॉपिक हैं सब्जेक्ट वाइज देखने के लिए चैनल पर बने रहें, एवं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम।